Okay, let's start the discussion. So this question, ये क्वेश्चन आपको बताता है कि आपके एक ही लीनियर अरेंजमेंट में आपके पास तीन चार्जेस रखे हुए हैं. एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज विच मीन्स, फिर यहाँ पे प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज मीन्स, एंड यहाँ पे और एक प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज मीन्स. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस जो हैं वो सेम होते हैं विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. बट मैग्नीट्यूड सेम है, बट इनके जो साइंस हैं वो ऑपोजिट हैं. ये प्लस होता है और ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, राइट? तो अब आपको बताना है किन किन किस रीजन में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब चांसेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के. तो देखो, पहले 1 रीजन को एग्जामिन करते हैं. तो आपको दिखेगा कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 रीजन पे टुवर्ड्स इटसेल्फ होगा. आपको ये पता है कि अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी टुवर्ड्स इटसेल्फ. अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी अवे फ्रॉम इटसेल्फ. तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन whatever the electric field's value would be in this direction. All right, let me use green color for this proton and blue color for this proton and red color for electron. So for the आखिरी for the this proton, green वाला proton के लिए electric field will be away from itself, and for blue proton the electric field would be again away from itself. Similarly, if we investigate region 2, then the electric field due to electron will be towards itself, and due to proton will be away from itself, and due to other proton will be also away from itself. Similarly, in region 3, due to electron it will be towards itself, due to proton it will be away from itself, blue की वजह से, and green की वजह से it will be away from itself. Similarly, in this region 4, electron की वजह से towards itself, प्रोटॉन की वजह से, ग्रीन वाले प्रोटॉन की वजह से it will be away from itself, and जो ब्लू वाले प्रोटॉन उसकी वजह से it will be away from itself. Now if you see in region 1, in this region, आप देखो ये दोनों इस डायरेक्शन पे हैं और ये वाला सिर्फ इस डायरेक्शन पे. सो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन विल बी नथिंग बट के ई बाई सम डिस्टेंस आर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन विल बी नथिंग बट के ई बाई सम डिफरेंट आर. ये R1 और R2 ले लो. तो अगर मैं ये डिस्टेंस इन सब से डिस्टेंस अगर कुछ भी वेरी करूं तो देयर माइट बी अ चांस कि ये सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि देयर इज अ चांस कि ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स विल बी इक्वल, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समवॉट इक्वल टू इन दोनों का ऐड करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है. क्लियर है इतनी बात? ये जो इलेक्ट्रॉन का, मात्र ये इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों का ऐड करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये दोनों बैलेंस कर जाएगा, राइट? बट इन रीजन 2 ये कहीं पे बैलेंस कर ही नहीं सकता क्योंकि सबकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है. सिमिलरली इन रीजन 3 बैलेंस हो सकता है, इन रीजन 4 बैलेंस हो सकता है. ये आपको ये दोनों मिलके आपको इसको बैलेंस कर देंगे, फिर ये अकेला मिलके इन दोनों को बैलेंस कर देगा. तो 1, 2 और 1, 3 और 4th रीजन पे आपको बैलेंस होने के चांसेस हैं. तो आंसर इज सी. कोई डाउट इसमें? पूछेगा इमीडिएटली, नहीं तो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में मूव करेंगे. किसका क्वेश्चन था ये? मेरा सर. तो आपका क्लियर हो गया? यस सर. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये किसका क्वेश्चन है?
नाम बताइए। भास्कर तिवारी सर। तो आप उपस्थित है ना? ठीक है। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो आपको ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ये वैसे तो बहुत ही सरल है, लेकिन आप लोग सब फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये जो फ्लक्स की बात है ना, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ जो मास फ्लक्स और वॉल्यूम फ्लक्स कहा जा रहा है, फ्लक्स का मतलब समझो, जैसे कि फिजिक्स में कुछ कुछ चीजें हैं जो कि स्टैंडर्ड है। ठीक है, जैसे कि रेट हो गया। अगर आपको रेट कहा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर कहा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन अगर कहा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कहा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स कहा हुआ है, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी यार अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ कहा हुआ है ना, तो मतलब हम विथ रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज को मेजर करते हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी की चेंज को हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मेजर करते हैं। रेट का अर्थ मत ये होता है। ठीक है, रेट का अर्थ ये होता है कि हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी की टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, रेट का मतलब। दूसरा होता है एक फ्लक्स है। ठीक है, फ्लक्स का मतलब हो जाता है, समझो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आप फ्लक्स निकाल रहे हो ना, तो इसका मतलब होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले वो तो एक डायरेक्शन आप लेते हो। ठीक है, उसके मतलब फ्लो का, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी फ्लो कर रहा है, जैसे कि यहाँ इस केस में वाटर फ्लो कर रहा है आपका। ठीक है, कभी कभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्लो कर रहा होता है, कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो कभी कभी एनर्जी भी फ्लो कर रहा होता है कहीं से, तो एनर्जी फ्लक्स की भी वैल्यू आती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास फ्लक्स की वैल्यू अगर पूछ ली गई है, क्योंकि यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में से आपको किसी भी टाइम पे कुछ सर्टेन चीजें फ्लो कर रही होंगी, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का आप फ्लक्स निकाल सकते हो। मतलब फ्लक्स होता है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, मास फ्लक्स माने मास मास फ्लक्स माने मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, वॉल्यूम फ्लक्स माने वॉल्यूम फ्लक्स माने वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब देखो इसमें एक डिस्क्रिपेंसी है कि फ्लक्स कब होगा। फ्लक्स कब होगा जब यहाँ इस एक पर्टिकुलर एरिया में से कुछ चीजें, कुछ कोई फिजिकल क्वांटिटी फ्लो करनी चाहिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटी फ्लो करनी चाहिए। तो मास अगर फ्लो कर रहा होगा, तो मतलब इस सरफेस एरिया में, अगर ये एरिया ले लो ए, इस एरिया में से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पर्टिकुलर एरिया में, लेट से, जैसे कि अगर एक आप पाइप ले लो। ठीक है, ये पाइप है मानो, और ये पाइप का ये वाला पार्ट आप उसका एरिया आप कंसिडर करो अब। ठीक है, तो इस एरिया में से लेट से इस पाइप के अंदर से पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में किसी एक टाइम पे कितनी मास है वो, एंड इसकी एरिया किसी एक टाइम पे कितनी मास है डिवाइडेड बाय द एरिया विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। ठीक है, तो मास जो है पर्टिकुलर इस एरिया में से किसी एक टाइम पे कांस्टेंट नहीं है कभी एक, क्योंकि ये फ्लूइड जो है इसमें से फ्लो कर रहा होगा, तो बस रेट ऑफ चेंज ऑफ मास आप बात करते हो। सिमिलरली वॉल्यूम पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम करते हो। तो इधर पे और एक टर्म आता है 1/t, यहाँ पे भी और एक टर्म आएगा 1/t। तो ये मास का चेंज आप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मेजर करते हो, ये वॉल्यूम का चेंज आप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मेजर करते हो, और उसको एरिया के साथ डिवाइड करते हो। तो ये दोनों चीज हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी फ्लक्स, आप गॉस लॉ में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विद द एरिया वेक्टर इज द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली मैग्नेटिज्म में आप पढ़ोगे जो मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विद द एरिया वेक्टर इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको बस की कॉन्सेप्ट पता होना था तो आप लोग इजीली कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है ये क्वेश्चन में, देखो आपको बताना है, आपको ये दिया हुआ है कि ये आपका है। ठीक है, ये आपका डिच मानो। ठीक है,
ये आपका डिच है ऐसा मानो, तो इसमें से फ्लो कर रहा है, ऐसा फ्लो कर रहा है। तो ये कहा हुआ है कि इसका विड्थ जो है, इसका विड्थ मतलब ये डिस्टेंस, ये W है, और इसका डेप्थ ये डिस्टेंस D है, और जो ये स्पीड है ये V है। ठीक है, और जो भी लिक्विड फ्लो कर रही है उसका रो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है, फाइंड द मास फ्लक्स बताना है। ठीक है, मास फ्लक्स बताना है, तो एक केस में क्या हो जाएगा, मास फ्लक्स, मास फ्लक्स विल बी व्हाट, यहाँ इसमें दिया हुआ है देखो, मास फ्लक्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ वाटर्स डेंसिटी टाइम्स ऑफ वॉल्यूम फ्लक्स, डेंसिटी टाइम्स ऑफ वॉल्यूम फ्लक्स। नाउ अगर मैं बोलूं वॉल्यूम फ्लक्स इज V बाई A बाई T, तो देखो ये डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डायमेंशंस वाइज ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बस इवेंचुअली यूनिट्स में क्या आएगा, हम बेसिकली इसका यूनिट्स देख रहे हैं, हम इसका यूनिट्स देख रहे हैं, किसका यूनिट्स देख रहे हैं, मास फ्लक्स का यूनिट्स देख रहे हैं। मास फ्लक्स का यूनिट्स क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये इसका ऐसा यूनिट है। तो देखो ये सिंपल है, 10⁻³ दिया हुआ है आपको। वॉल्यूम कितने, सरफेस एरिया, इतने सरफेस एरिया इतने में से एंटायरली इन दी वाटर परपेंडिकुलर टू द फ्लो, तो कुछ नहीं करना, वॉल्यूम कितना है, दिस WD इंटू V। ठीक है, ये जो है इसका पर यूनिट एरिया आप ले रहे हो, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज एरिया टाइम्स लेंथ। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर वॉल्यूम लोगे, लेट्स से इसको मैं डिवाइड करूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो एरिया तो कांस्टेंट रखो, dl by dt को ऐसा ले लो, तो इट विल बी व्हाट, a dl by dt is v, तो a इज व्हाट आपका यहाँ पे w इंटू डी, और ये v के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये आ गया। ठीक है, क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, आपको पहले वाले केस में ये हो गया, कोई डाउट, कोई डाउट, नो सर। ओके। फिर से बता दीजिए ना, हाँ, फिर से बता दीजिए। दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी अगर डाउट आया तो देखो। अब यार देख, वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया टाइम्स ऑफ लेंथ। मास फ्लक्स वाला समझ में आ गया था ना, तो अब वॉल्यूम इस पे आ जा, वॉल्यूम इज एरिया टाइम्स ऑफ लेंथ। अब इसको क्योंकि ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है थ्रू एनी सरफेस, तो मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ठीक है सर, ठीक है सर। एरिया मैंने कांस्टेंट माना हुआ है, इसको बाहर निकाल दिया, तो एल के साथ, एल का डिफरेंशिएट आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, इतने वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है, और एरिया आपको पता है इसका एरिया कितना है, विच इज W टाइम्स D, तो WD टाइम्स V। ठीक है, सिमिलरली B करेगा तो तेरे को दिखेगा कि एरिया तो इतना है, बट इतना ही सिर्फ वाटर में है। ठीक है, बाकी सब बाहर ही है, मतलब ठीक है, इतना ही वाटर में है, बाकी सब बाहर है, तो मास फ्लक्स के लिए आप उतना ही लोगे जितना वाटर में है। ठीक है, बाकी जो बच्चा कुछ है WD/2, उसमें से तो कोई चीज फ्लक्स नहीं हो रहा है, मतलब अगर मानो ऐसा है मामला, अगर मानो, क्योंकि एरिया अगर ऐसा है, ये पार्ट वाला एरिया उसका WD/2 है। ठीक है, और ये वाला पार्ट का एरिया WD है, तो टोटल एरिया इसका क्या हो जाएगा, 3WD/2। बट आपका जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, वो बस इतने एरिया में से फ्लो कर रहा है ना, तो आप फ्लक्स में भी सिर्फ इतना ही एरिया लोगे। ठीक है, तो इसीलिए WD लिया हुआ है। सी वाले पार्ट में आप क्या करोगे, सी वाले पार्ट में कह रहा है सरफेस एरिया इतना है एंटायरली इन वाटर। ठीक है, तो अब ये कुछ छोटा हो गया, तो आप डायरेक्टली WD/2 इंटू V कर दोगे। ठीक है, डी में क्या करोगे,
surface area WD half is in water and half perpendicular to the flow. तो similarly same answer again, क्योंकि half अंदर है तो half area ही लोगे. E part में क्या करोगे? WD है entirely in water but normal is 34 degrees from the direction of the flow. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया वेक्टर यहाँ पे लिया हुआ है ना, यहाँ पे, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे याद रखो ये एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेलोसिटी आ रहा है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहाँ पे जब आप लिखोगे ए डॉट ये वेलोसिटी तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा. तो डॉट प्रोडक्ट जब आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो क्या हो जाता है, ये cos थीटा हो जाता है. ठीक है, तो ये cos थीटा हो गया एंड थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 34 डिग्रीज दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी वी cos 34, ये हो गया इसका वैल्यू. तीनों हो गया सॉल्व. ठीक है, कोई डाउट? जिसका क्वेश्चन था उसको डाउट है क्या अभी भी इसमें? नो सर. हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फिर. ओके, ये जिसका डाउट है वो यहाँ पर है. किनका डाउट है ये बताइए बताइए. यस सर. है ना आप? ठीक, बहुत ही सरल सवाल. टॉर्क का फॉर्मूला बताइए जिनका सवाल है ये, जल्दी, टाइम नहीं है अभी यहाँ पे. टॉर्क का क्या है फॉर्मूला? कोई भी बताओ यार, चलो जो भी, कोई भी बताओ. टॉर्क क्या लिखते हो? आपको एक डाइपोल दिया हुआ है, डाइपोल, डाइपोल का क्या है फॉर्मूला? आपको चार्ज पता है और सेपरेशन पता है, बताओ जल्दी बताओ, कोई भी बताओ. Q charge into सर distance. Q इंटू डी. हाँ, Q इंटू डी है. ठीक है, टॉर्क बताओ, टॉर्क क्या है जल्दी. क्या है? ठीक है, ठीक है, अगर डाइपोल ऐसा है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो अगर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो जो टॉर्क लगेगा डाइपोल पे वो इतना लगेगा, साइन ऑफ दिस थीटा. तो आपको सिंपल है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉर्क पूछा हुआ है, यहाँ पे टाउ मैक्स निकालना है. तो ये मैक्स कब होगा, ये तो फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये भी फिक्स्ड क्वांटिटी है, तो ये साइन थीटा. तो जब आपका डाइपोल जब ऐसा डाइपोल ऐसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, थीटा जब 90 होगा, क्योंकि साइन 90 इज 1 ना, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है. तो जब दोनों के बीच में परपेंडिकुलर होगा तब आपका मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, विच इज पी डॉट ई. तो आपको पी की वैल्यू पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पी की वैल्यू निकालो और ई की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आपको जस्ट मल्टीप्लाई करके टाउ मैक्स निकालना है. अब मुझे ये बताओ टाउ मिनिमम कहाँ पे आएगा? टाउ मिनिमम कहाँ पे आएगा? साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कहाँ है? क्या, जीरो है ना? तो ये जीरो है. टाउ मिनिमम जीरो है. ठीक है, 180. है नहीं है? Yes sir. तो अब ये बताओ, तो अगर आपको जीरो ये लग रहा है तो साइन 180 अगर हो गया तो फिर क्या होगा? तब तो ये -1 होगा. तब वो, तब माइनस पी मिनिमम नहीं हुआ? हाँ, सीखे नहीं हो गया ये सभी? जब डाइपोल का, सर साइन 180 जीरो होता है सर. हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, साइन 180 ओके, so 270, Sin 270 minus 1. 270. So this thing, right? ये है चीज. ठीक है, जब ये ऐसा होगा तो माइनस पी होगा. ठीक है, बट these magnitudes only you consider in torque, तो दोनों केस में सेम है. ठीक है, ये ऐसा होगा, ये P है, ये E है, ये P है, ये E है. ठीक है,
90 डिग्रीज और 270 डिग्रीज, और इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, फोर्स सेम रहेगा। और इस केस में अगर P है और E है तो फोर्स तो जीरो हो जाएगा, टॉर्क भी जीरो होगा, और फोर्स बट इस पे लग रहा होगा अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन। ओके, मूविंग ऑन दिस क्वेश्चन। क्या है ये शीट दिया हुआ है। ओके 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 ओके, तो एक शीट का बताओ, अगर चार्ज सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस d, इसके से अगर d डिस्टेंस पे पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी। sigma by 2 epsilon. सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर एक डिस्क है, डिस्क जिसपे भी सिग्मा चार्ज है, ठीक है, और इसकी रेडियस r है, अब बताओ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस d क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। ये शीट है, जल्दी बताओ क्या है? And theta is this, theta is this is theta, ठीक है, which if you know the r, you know this distance, so cos theta is not d1 under root r square plus d square, ठीक है। तो अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि ये वाला एक टाइप हो गया कि होल वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जब भी होल वाले क्वेश्चंस आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद रखना जो मैं अभी बताने वाला हूँ। होल वाले क्वेश्चंस क्योंकि जेई में ऐसा पूछा हुआ है कि एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर और एक स्फीयर है, ये वाला होल क्रिएट कर दिया, ये सॉलिड है बट, और ये वाला होल क्रिएट कर दिया गया है। आपको इस होल के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, जो कि आप देखोगे कि कांस्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही है कि ये पूरा सॉलिड है, यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दिया गया है इस तरीके का। सिमिलरली कहीं पे भी यार होल वाले अगर क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको एज्यूम करना होगा नेगेटिव चार्ज एट दी होल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्क वाला पार्ट है ना, ये जो निकाला गया है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इस शीट के इस नेगेटिव होल की जगह पर आप एक शीट कंसिडर करो, और इस होल की जगह पर आप एक डिस्क कंसिडर करो जिसपे नेगेटिव सिग्मा चार्ज है, ठीक है। ये शीट अगर सिग्मा चार्ज है शीट पे, ठीक है, और तो ये डिस्क पे अगर नेगेटिव सिग्मा चार्ज है, अगर मैं ये कंसिडर कर लूं, तो जब मैं ये डिस्क को उठा के इस शीट के ऊपर रखूंगा तो इतने रीजन पे आपको जीरो चार्ज मिलेगा, है ना, कोई डाउट इसमें? सिमिलरली अगर एक स्फीयर है जिसपे हमारे पास रो चार्ज है, ठीक है, और मैंने एक होल जो यहाँ पे क्रिएट हुआ था, तो उस पे भी मैं अगर बोलूं कि माइनस रो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज वाला स्फीयर निकाल के अगर यहाँ पे रख दूं, तो मुझे एक होल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप एक पूरा शीट जिसपे सिग्मा चार्ज है, और अगर एक डिस्क जितने जितने सेक्शन का होल है उतने सेक्शन का नेगेटिव चार्ज वाला डिस्क अगर आप ले लेते हो, तो आपको जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये है ट्रिक होल वाले क्वेश्चंस करने का। नेगेटिव चार्ज अज्यूम करना होता है, जो भी क्या कहते हैं उसको, जो भी डायमेंशन का आपको होल दिया हुआ है, उस डायमेंशन का आप एक नेगेटिव चार्ज अज्यूम कर लोगे, एंड फिर उस नेगेटिव चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस भी पॉइंट पे आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट P will be electric field due to sheet carrying a charge sigma plus electric field due to disk carrying a charge minus sigma, ठीक है। तो this will be nothing but, हर जगह कांस्टेंट होता है, तो sigma by 2 epsilon naught, this will be what, minus sigma by 2 epsilon naught, 1 minus cos theta,
एंड cos थीटा इन दिस केस, तो बेसिकली ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ये 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट cos थीटा, मतलब a बाई रेडियस दिया होगा, रेडियस को r मान लो, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या दिया हुआ है, अरे ये गलत दिया हुआ है, ये a नहीं होगा, यहाँ पे डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि सिग्मा इज इटसेल्फ q बाई is proportional to sigma is proportional to q by r square, right? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर a होता तो आपको ये डिनोमिनेटर में 1 by r क्यूब आ जाता, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, a नहीं होगा, 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। सो आई थिंक ये सिग्मा बाय सिग्मा, ये 2 सब कैंसिल, आपको बस अभी सॉल्व करना है। सो आई थिंक इसका आंसर a है, ठीक है, r इक्वल्स टू a आएगा। कोई डाउट पूछेगा इमीडिएटली। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का है, ये 2010 जेई का है क्वेश्चन, जाके देख लेना। पूछा हुआ है कि स्फीयर है, स्फीयर के अंदर और एक स्फीयर है, ये सॉलिड है, ये होल है, ये वाला पार्ट होल है। अगर ये सॉलिड का रेडियस r है, इसका रेडियस समथिंग स्मॉल r है, तो आपको पूछा हुआ है कि इसके अंदर का फील्ड बताओ कितना होगा, ये जो होल है इसके अंदर का फील्ड कितना होगा, फील्ड कांस्टेंट होगा या फिर वेरिंग होगा, वही चीज पूछा हुआ है। तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर क्या हो जाता है, सिंपल है, क्या हो जाता है, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है नहीं होता, मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, अगर वेक्टर लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक नेगेटिव स्फीयर ले लोगे तो आपको दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ये E1 ले लो, ये E2 ले लो, तो रो अगर यहाँ से इस एनी पॉइंट इसमें आपने क्या करा, एट एनी पॉइंट P, ये पॉइंट P ले लो, एट एनी पॉइंट P लेट्स अज्यूम कि ये डिस्टेंस D1 कंसिडर करो, एंड लेट्स अज्यूम कि ये डिस्टेंस D2 कंसिडर करो। तो अगर ये एक स्फीयर बनाया आपने, तो इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर ये वाला स्फीयर है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको D1 आ जाएगा, ठीक है। एंड फॉर E2 इज ड्यू टू दिस स्मॉलर स्फीयर, और माइनस बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस D2 है, तो अगर आप इसको ऐसा स्फीयर बनाओगे अंदर ही बड़े वाले स्फीयर के लिए, तो उसके लिए ऐसा आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2, so this will be rho by 3 epsilon naught r1 minus r2 वेक्टर क्वांटिटीज। तो r1 minus r2 देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, this is r1, this is r2 vectorially, so r1 minus r2 is nothing but this distance, ठीक है। मतलब ये r1 और r2 करोगे तो आपको ये वाला आएगा, isn't it, ये वाला आएगा। तो दिस इज व्हाट, आपको ये वाले स्फीयर और ये वाले स्फीयर के बीच में जो सेंटर का डिस्टेंस है, 7 और C2 दोनों के बीच में सेंटर का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, सम कांस्टेंट डिस्टेंस है सेंटर के बीच में, दोनों सेंटर के, ये दोनों तो चेंज नहीं हो रहा ना। सो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर थ्रू आउट द होल इज कांस्टेंट। दिस इज हाउ यू डू होल वाले प्रॉब्लम्स, राइट। मूविंग ऑन, okay, this question, how do you do this? यार ये भी सिंपल है, I was asking these silly questions. रिजल्ट निकाल दो। हाँ यार, ऑफ कोर्स, मतलब अगर एक पेंडुलम है, पेंडुलम में आपको नीचे mg लग रहा होता है, ऊपर टेंशन लग रहा होता है हमेशा, ये तो इसका वर्क तो हमेशा जीरो होता है ना, इसका वर्क तो हमेशा जीरो है, तो इसको तो आप कभी भी कंसिडर ही नहीं करोगे किसी भी चीज में। बट इसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है ना, तो इसको आप कंसिडर करोगे, तो इसके लिए टाइम पीरियड क्या हो जाता है, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, है ना। तो सिमिलरली आपका इसमें भी, इस केस में भी आपका लेंथ कांस्टेंट है, आपको हर टाइम पे ये फोर्स लग रहा होगा, और जो ये टेंशन फोर्स है ये तो नॉन कंजर्वेटिव, इसका वर्क हमेशा जीरो हो जाएगा। इन दोनों फोर्स का हमेशा रिजल्टेंट आप ले लोगे mg स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर, सिंपल।
इतना रिजल्टेंट फोर्स हमेशा लग रहा होगा। सो जो भी आप यहाँ पे जी ले रहे हो इसको बस मास से डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सो ये आ जाएगा। तो आपको ये जी के जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ नहीं। तो ऑप्शन में से है क्या, अरे ये रहा ना, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत, डाउट है क्या इसमें? तो लेट्स मूव ऑन। ओके, दिस क्वेश्चन, यार किसका क्वेश्चन है ये? उपस्थित हैं महाशय, बच्चों बताओ किसका क्वेश्चन है ये? नहीं आए हैं क्या? पता नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो फिर अगर डाउट हो तो फिर कैसे हो जाएगा? फाइंड द हाइट ऑफ द पार्टिकल अबव इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। ठीक है यार, देखो ये वर्क एनर्जी पावर का फंडा लगाना है, कोलिजन का फंडा लगाना है, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर और कोलिजन का फंडा आपको यहाँ पे लगेगा। तो ये अभी तो एट प्रेजेंट ये जो बॉल है ये आपका एच हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो जब ये हिट करेगा ग्राउंड पे तो ये कैसे, ये आएगा ऐसे, ऐसे तो सीधा सीधा नहीं आ सकता ना, बिकॉज यहाँ पे टेंशन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ स्ट्रिंग लगा हुआ है करके ये ऐसे ऐसे सीधा सीधा तो नहीं गिर सकता, ये गिरेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये गिरेगा कुछ ऐसा। तो जब ये यहाँ पे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन पे होगी, ऑफ कोर्स टेंजेंशियली होगी। एंड वो वेलोसिटी की वैल्यू अगर मान लो v है तो ये v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2gh। तो इसकी v की वैल्यू 2gh है यहाँ पे, जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे v जीरो है, यहाँ पे v वेलोसिटी v है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज इन दिस डायरेक्शन। नाउ let's assume this angle to be theta. So can I say this, if this angle is theta then this angle is theta, so this angle is theta. So can I say that resolving this vector in this direction will give me v cos theta, and then this direction will be v sin theta, ठीक है। So now it says that it is an inextensible string just out of this one, perfectly inelastic है। कोलिजन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ परफेक्टली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक कोलिजन मतलब फॉर इनइलास्टिक कोलिजन क्या कंडीशन है, दैट E is equals to 0, E is equals to 0। तो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन after collision this ball will have no vertical velocity, only horizontal velocity, because ये वाली कंपोनेंट E equals to 0 है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ restitution, it is nothing but relative velocity of separation divided by relative velocity of approach
है ना। तो फॉर इनइलास्टिक कोलिजन E is equals to 0, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग मोमेंटम कंजर्व रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है मोमेंटम को, तो बट यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा ना। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी ई होने के, ई जीरो होने की वजह से वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इम्पैक्ट क्योंकि इधर पे हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन पे, ये जीरो हो जाएगी। तो आपको सिर्फ बचेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से क्या होगा कि ये इस पॉइंट पे लेट से अगर आके गिरी है तो आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, नो वर्टिकल वेलोसिटी। तो इट विल विद दिस हॉरिजॉन्टल v sin थीटा, दिस v sin थीटा इट विल कम हियर हियर हियर, जब तक ये एक्सटेंड नहीं हो रहा है, वापस से टाउट नहीं हो जा रहा है, तब तक आएगा सेम डिस्टेंस तक, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी इसके पास एक v sin सेम, क्योंकि v sin थीटा होगा। तो फिर आपको बताना है कि find the height of the particle above the plane when it instantaneously hits at rest, okay। तो इसका फिर रिजॉल्व करो, इसका फिर जब तुम रिजॉल्व करोगे तो सेम एंगल, अगर ये आपने थीटा लिया हुआ है ना, तो सेम ये भी थीटा पे ही आके रुकेगा। तो ये जब थीटा पे आके रुकेगा, इस केस में इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v sin थीटा है, ये थीटा है। तो अगर इसको रिजॉल्व करें तो ये थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, मतलब ये थीटा हुआ। तो ये v जो आपका है, ये v sin थीटा यहाँ पे, एंड ये थीटा है। तो ये वाला जो है इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी क्या हो, इस ये वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v sin square theta, this will be the velocity, and this will be the velocity which will take it from here, ऊपर लेकर जाएगा, एंड फिर यहाँ पे जब आएगा तो वो अब वो जहाँ पे भी आएगा वो रेस्ट पे आएगा, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पे आ सकता है, कहीं और भी आ सकता है। तो v sin square थीटा इसको ये ऊपर लेकर जाएगा, सो दिस इज द नेक्स्ट वेलोसिटी। एंड अगेन आप एनर्जी कंजर्व करो, through conservation of energy you can get that h is equals to this v sin square theta by 2g, right? And v is itself under root 2gh. तो you can calculate the height, तो h की वैल्यू पता चल जाएगी ना आपको, v की वैल्यू पता है, it is under root 2gh, so answer is under root 2gh sin square theta by 2g whole under root, right? This is the height की वैल्यू। क्लियर है? कोई डाउट किसी को पूछना है? जिनका डाउट है वही नहीं आया तो कैसे पूछना होगा, ठीक है, ओके। थोड़ा सा और नीटली लिख देते हैं ताकि वो अगर बाद में भी देखे तो उनको मिल जाए। तो क्या है यहाँ पे, ये अब आपकी वेलोसिटी v स्क्वायर sin थीटा आई, तो हाइट एट विच इट विल बी एट रेस्ट इज v sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, and v की value you know is under root 2g capital H. So just substitute this value here and you will get H is equals to under root 2gh sin square theta by 2g whole का under, ठीक है। So this is the answer, okay, moving on। ये किनका क्वेश्चन है?
क्या आवाज आ रही है ना बच्चों तुम लोगों को? हाँ सर। जो जिनका क्वेश्चन है वो आए नहीं है क्या ये भी? पता नहीं सर क्या कर रहा है ये लोग। हाँ तो यार मुझे काम देकर खुद नहीं आ रहे। ओके बताना डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ यू of the center of the hook at the moment when the washer is at a certain point A of the hook. The radius vector forms an angle phi with the सर हाँ सर पहले हम सर डाउट सॉल्व कर दिए, फिर इनका कीजिएगा, वो तो एब्सेंट है। अच्छा अच्छा कौन सा क्वेश्चन है आपका? सही इसके बाद में ये वाला? यस सर, यस सर। क्या है इसमें? क्या दिक्कत हो गई आपको? बात करो हमसे, क्या दिक्कत हो गई इसमें? सर आंसर में नहीं मिल रहा। मुझे काहे नहीं मिल रहा है? आपको पता है अगर एक आपको ये पता है ना, अगर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी और एक आर्क ऑफ अ सर्कल, आपको अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है इतने आर्क पे, ये थीटा वाले आर्क पे अगर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो उसके सेंटर पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ये पता है ना आपको? यस सर, 2k लैम्डा बाई r sin थीटा बाई 2। हाँ क्या दिक्कत है भैया? फिर तो थीटा इस ऐसा देखो नहीं। देखो अरे रुक रुको रुको इतना पार्ट के लिए और फिर इतना पार्ट के लिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताना। सर किस बात के लिए? अरे ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। सर अरे भैया एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो उसको उसके लिए फील्ड यहाँ पे होता है, यहाँ पे थोड़ी ना कुछ होता है, अलोंग दी लाइन कुछ नहीं होता ना। तो इन दोनों को तो हटा दे, ठीक है? तेरे को कंसिडर करना है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब तू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा, ठीक है? तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे तेरा? पाई, ठीक है? लाम्डा क्या हो गया तेरा यहाँ पे? 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर, ठीक है? और आर क्या हो गया? आर तेरा एक केस में आर 1 मीटर है, दूसरे केस में आर 2 मीटर है। तो तेरे को क्या करना है भाई? बस 2k लैम्डा बाई अच्छा साइन पाई बाई टू इज 1, तो और सिर्फ आपको क्या 1 - 1/2 ही तो करना है। तो ये k लैम्डा ही तो आया। k क्या है? 9 × 10⁻⁹ है और लैम्डा क्या है? 10⁻⁻⁶। तो क्या हो गया? ये 9000 आ तो गया। क्या है आंसर? है ना न्यूटन पर कूलम। क्या दिक्कत है भाई? और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना डाउट? कोई प्रश्न? नो सर। हाँ तो आगे बढ़े। यस सर। और कौन सा क्वेश्चन है? सर आगे में ये वाला भी है? यस। अरे भैया ये तो ओल्ड जेई का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है यार। आपको क्या करना है? आपको शायद से इस ये वाला फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेस निकालना है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेस, ये आपका क्यूबिकल सरफेस है। इसमें कितना है? ये वाले स्फीयर में टोटल चार्ज कितना है? डिस्क है ये, डिस्क में 6 कूलम है ना, और इस डिस्क में 6 कूलम है तो ये डिस्क का आधा ही है ना इसके अंदर। अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको बस ये जो क्यूब है, ये क्यूब के अंदर कितना चार्ज है देखना है, ठीक है? तो ये जो चार्ज है ये तो क्यूब के अंदर है नहीं, तो इसको तो हटा दो। तो ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला। नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला देखो कौन सा चार्ज है? ये वाला किसका? तो 3 कूलम तो हटा दो भैया, 3 कूलम का तो कोई रोल ही नहीं क्योंकि वो तो एंक्लोज्ड ही नहीं है, ठीक है? ये वाला कौन सा चार्ज है? ये वाला 7 कूलम -7 कूलम वाला चार्ज है। तो ये जो क्यू एंक्लोज्ड है, जो क्यू एंक्लोज्ड है उसमें एक तो तुम लिख लो -7 कूलम, फिर ये डिस्क का आधा ही आ रहा है, डिस्क का आधा ही एंक्लोज्ड हो रहा है ना, तो +3 कूलम
क्योंकि डिस्क का आधा ही है ना सिर्फ, एंड ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है A4 से 5A4 तक, और ये वाला पार्ट है A2 तक, है ना, यही कहा हुआ है ना। तो मतलब Yes, sir. तो मतलब कितना 1/4 ही गया हुआ है ना उसके अंदर। ये रॉड का 1/4 पार्ट ही क्यूब के अंदर है, तो आपको 2 कूलम भी आएगा। 1/4 पार्ट अगर करोगे 8C को 4 से डिवाइड करोगे तो, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए मैं डायरेक्टली इससे 1/4 कर दे रहा हूँ, तो मेरे को चार्ज मिल जा रहा है। डिवाइड कर दो इसको एप्सिलॉन से, कितना मिलेगा -2। सिंपल था यार, क्या ही इतना दिमाग लगाना। 2 मिनट में आंसर, 2 मिनट भी नहीं। सर वो जो रॉड है उसका कुछ रोल नहीं होगा? अरे लिए है ना उसका, 2C लिए तो हैं। देख एक देख रॉड का क्या दिया हुआ है तेरे को। रॉड का दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना। Yes, sir. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर चार्ज को, इसका मान ले अगर लैम्डा चार्ज ले ले, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर ले ले, तो मतलब अगर तूने उस रॉड का कोई भी पार्ट उठाया, तो उस चार्ज में अगर तेरे को लैम्डा मिल रहा है, दूसरा भी पार्ट उठा उसमें भी तेरे को लैम्डा ही मिलेगा, तीसरा भी पार्ट उठा उसमें भी तेरे को लैम्डा ही मिलेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता ना, तो ये वाला पार्ट अगर उठाता तो तेरे को डिफरेंट लैम्डा मिलता, ये वाला पार्ट उठाता तो तेरे को डिफरेंट लैम्डा मिलता, ये वाला पार्ट उठाता तो तेरे को डिफरेंट लैम्डा मिल रहा है। तो लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कोई भी पार्ट तू उठा ले तो तेरे को सेम चार्ज डेंसिटी मिलेगा। तो अगर तेरे को सेम चार्ज डेंसिटी मिल रहा है, तो मतलब ये तेरे को कहा हुआ है कि ये कहां से, ये एक्स एक्सिस के, ये अगर तेरा वाई एक्सिस मान ले और ये तेरा एक्स एक्सिस मान ले, तो ये कहा हुआ है कि ये वाला पॉइंट तेरा A/4 डिस्टेंस पे है, ठीक है, और आखिरी वाला पॉइंट तेरा 5A/4 डिस्टेंस पे है ना। और तेरे को कितना, इस रॉड का कितना पार्ट ये क्यूब के अंदर है, वो तेरे को क्यूब के इससे पता चलेगा, क्योंकि क्यूब का जो इस वाला पार्ट है तो ये A/2 से है, ठीक है। तो ये कितना वाला पार्ट अंदर है, A/4 ही तो अंदर है। A/2 माइनस A/4 कितना हो जाएगा, A/4 आएगा, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। और Yes, आप sir. देखो, 5A/4 माइनस A/4, तो ये रॉड का लेंथ कितना आ रहा है, A आ रहा है, ठीक है। तो आपको रॉड का लेंथ पता है A है, और आपको ये पता है कि A/4 इज द पार्ट ऑफ द रॉड जो कि क्यूब के अंदर है। तो मतलब क्या हो रहा है, 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड आपके क्यूब के अंदर है। तो क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टोटल चार्ज जो है उस रॉड पे, उसको मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को वो 1/4 वाले पार्ट में कितना चार्ज है पता चल जाएगा, जो कि 2 कूलम है। तो मैंने 2 कूलम यहाँ पे ले लिया है। कोई डाउट No, sir. अभी भी समझ में आया ही नहीं है? Sir, आगे. तो आगे बढ़ रहे हैं फिर। ये क्वेश्चन किसका है, करना है ये किसका है, बताओ भाई, कौन सा क्वेश्चन करना है, Sir, जल्दी बताओ। आगे वाला. ये वाला, इसके आगे. इसकी ये वाला, तो इसके आगे एक और दिए दिखाए हैं. ये वाला, No, sir, इसके आगे. ये इसके आगे. आखिरी है भाई। Yes, sir. क्या है इसमें, फोटो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल दिया हुआ है तुमको विथ रेस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट जिसका मेड ऑफ कॉपर, ये दिया हुआ है तुमको। वर्क फंक्शन है इसका मतलब, चार्ज इल्यूमिनेटर बाय सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ इतना दिया, क्या दिक्कत है यार। तो आप एनर्जी निकालो ना, कितना है, 1240 eV नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 200, तो आपको कितना आ जाएगा, ये 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वर्क फंक्शन कितना आ रहा है, वर्क फंक्शन इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको तो के यहाँ पे मैक्स, मीटर, तो यहाँ पे F का मतलब वर्क फंक्शन का दिया हुआ है. अरे तो अब एमिटर प्लेट ऑफ कॉपर समझो ना यार, वर्क फंक्शन ही तो दिया हुआ है ना। तो के मैक्स क्या हो जाएगा, 6.2 माइनस 4.5, तो कितना आ जाएगा, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया आपका। तो मैक्सिमम, हाँ, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर प्लेट। हाँ, अब कलेक्टर प्लेट देखो, एमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट है। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसके पास 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी। कलेक्टर प्लेट को 2 तो प्लस में रखा हुआ है ना, प्लस में रखा हुआ है, तो मतलब इसके पास कितना है? अगर ये प्लस है तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। यस सर। तो अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो कितना एनर्जी देगा ये? कितना एनर्जी देगा ये? सॉरी, 2 वोल्ट का अगर पोटेंशियल लगा हुआ है, 2 वोल्ट का अगर पोटेंशियल लगा हुआ है, तो इसको, इस इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी दे देगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस पोटेंशियल की वजह से एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास पहले से ही है, तो टोटल एनर्जी इसके पास कितना हो गया? 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो रीचिंग द कलेक्टर प्लेट ये वाला सही है। इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स, तो अगर मैं इसको -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूं, तो 1.7 -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -0.3, तो पोलैरिटी आंसर टू द पार्ट बी। तो ये तो गलत है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन रीचिंग इज, ये तो गलत है। पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स, आंसर टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ये ट्रू है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हो ना आप, ये नेगेटिव है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है? इसके पास 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है यहाँ से, इसके पास 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। बट यहाँ से जो आप नेगेटिव पोटेंशियल आपने कलेक्टर प्लेट पे लगाया, ये 2 वोल्ट का लगा दिया है। तो अब इस पे, इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बट इसके पास एनर्जी इतना ही है, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये इस कलेक्टर प्लेट तो आ नहीं पाएगा ना, कलेक्टर प्लेट तो आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो पोलैरिटी तो ये 0 हो गया अगर पोलैरिटी रिवर्स कर दो। तो द आंसर टू बी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर प्लेट। अरे अच्छा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगा? ओके, मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर प्लेट इज, अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा चेंजेस है अंडरस्टैंडिंग में। किसका डाउट है वो थोड़ा देख लो। यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैंने पढ़ने में गलती करी है। मिनिमम काइनेटिक, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, उसकी काइनेटिक एनर्जी रेंजेस फ्रॉम, उसकी काइनेटिक एनर्जी रेंजेस फ्रॉम 0 टू के मैक्स। ठीक है, जो कि हो जाता है 0 टू जितना भी आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दी होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेंज करी होती है। इस केस में, क्योंकि पहले से ही पोटेंशियल लगा हुआ था, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये हो जाता है आपका, अगर मैंने कलेक्टर प्लेट पे कोई पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो माई के ई मिन इज 0, माई के ई मैक्स इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल लगा देता हूँ, जैसे कि इस केस में मैंने पोटेंशियल 2 वोल्ट लगाया हुआ है, तो के ई मिन विल बी minimum kinetic energy with which photoelectron will reach the collector plate will be 2 electron volt. Just 0, जो कि इसको फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकला था उसके पास 0 पहले से था, बट ये क्योंकि यहाँ पे आपने पोटेंशियल दिया हुआ है तो इतने से आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इसकी वजह से इतना एनर्जी तो उसके पास हो गई होगा। एंड के मैक्स विल बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस जितना उसके पास यहाँ से एनर्जी आया हुआ है मैक्सिमम 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट will be 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
राइट। तो मिनिमम कितना हो गया, ये फिर भी गलत हो गया ना, तो ये तो गलत है क्योंकि मिनिमम आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड मैक्सिमम आपका 3.7 है, तो ये सही है। इफ द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, अगर ये माइनस हो जाता है तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये भी गलत है क्योंकि -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। पोलैरिटी ऑफ द बैटरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी -0.3, सो ये भी गलत है, तो ओनली यही सही है। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है? हो गया। ये किसका है? अच्छा ये देख लो, लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्चार्ज फिल्ड ट्यूब also ना cathode of a photoelectric cell work function आपको दिया हुआ है, which of the following values of the anode voltage with respect to the cathode will likely to make the photocurrent zero। यार देखना, देख अब ये पूछा हुआ है कि आपको इसकी वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो आपने मान लो कोई भी एनर्जी वाला आपने इंसिडेंट किया हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, वो h न्यू -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो आपको जो पोटेंशियल लगाना होगा, ठीक है, वो आप कितना लगाओगे तो रुकेगा। जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास अ, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो लेस एनर्जी होगा ना, मतलब अगर इसके पास h न्यू should be greater than 4 electron volt first of all for the photoelectric effect to occur, h न्यू must be greater than this, ठीक है। तो if h न्यू is greater than this, then जो फोटो एनोड और कैथोड का मतलब क्या होता है, ये एनोड इज नेगेटिव और कैथोड इज पॉजिटिव, सॉरी एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये तेरा कैथोड हो जाएगा, ये तेरा एनोड हो जाएगा, ठीक है बेसिकली। तो इसकी पोटेंशियल आपको चेक करनी है, ठीक है। तो तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और मान लो आपने -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो 4 eV का एनर्जी इस डायरेक्शन पे होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6 eV का, ठीक है। कितने एनर्जी से आपको एनर्जी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्चार्ज ट्यूब फिल्ड विद हाइड्रोजन फॉल्स ऑन अ कैथोड ऑफ अ फोटोइलेक्ट्रिक, filled with hydrogen, तो इसका आंसर मल्टीपल करेक्ट में से है क्या? तो अगर हम लोग 13.6 एनर्जी वोल्ट्स का देखते हैं, क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वैल्यूज है, पता है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे आता है, एनर्जी लेवल्स होती हैं n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4। तो आपकी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रही होती है एनर्जी लेवल्स पे, तो जब ट्रांसफर कर रही होती हैं तो 13.6 into 1 minus n स्क्वायर, तो ये nth लेवल से फर्स्ट लेवल पे, कोई भी लेवल से फर्स्ट लेवल पे अगर ट्रांसफर हो रही होंगी, दिस इज द चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम ये ले लिया जाए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर घटेगा तो किसका क्वेश्चन है ये, आए हैं वो भी नहीं आए,
अच्छा, so basically okay, energy of the incident radiation should be greater than 4 electron volt for the photoelectric effect to occur. Now ठीक, अगर ये सारा कुछ आपका पोटेंशियल दिया हुआ है नेगेटिव पोटेंशियल्स, so that means सारा potentials are more than the work function and सब कुछ इस डायरेक्शन पे ज्यादा ही है. Light coming from a discharge tube is filled with hydrogen falls on a cathode plate. Photoelectric effect. Okay, इस पे आते हैं बाद में, बट और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं. ये किनका क्वेश्चन है, वो आए हैं? ये किनका क्वेश्चन है? वो भी नहीं आया. क्या कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल Q1 at a position this electric force at another charge particle Q2. यार ये भी सिंपल ही, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है which is K Q1 Q2 by R12 Q R12 वेक्टर. ये आपका फोर्स का वेक्टर नोटेशन हो गया. K is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught. तो R12 वेक्टर क्या हो जाएगा? It will be, कुछ भी कर लो ना, this 2 I cap minus J cap plus 3 K cap minus, हाँ ये तो सिंपल है, जीरो है, बाकी सब तो जीरो ही है. तो दिस इज द R12 वेक्टर. तो F is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2. इसका मैग्नीट्यूड इज व्हाट? R12 का मैग्नीट्यूड it is 2 square plus 1 square 4 3 plus 9 12, तो 2 root 3 होगा, राइट? यही होगा ना? 4 plus 1 plus 9, 4 plus 1 plus 9 14. Sorry, my bad. This is under root 14. So यहाँ पे आपको 14 अंडर रूट 14 का स्क्वायर है एंड एक यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है. ठीक है, ये आप क्या करें, इसको क्यूब ले लो और इसको जस्ट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3 कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो. सिंपल है. ये Q1 Q2 आपकी वैल्यू है ही, तो आपको ये 4 टाइम्स ऑफ 14 क्या हो जाएगा? वो 1656, राइट? 56 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आपको सिर्फ अंडर रूट 14 बचेगा which will be equal to 2i cap minus j cap plus 3k cap. ठीक है, ये आपको फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी. कहीं है आंसर? अंडर रूट 14 56 j cap, तो ये वाला है ना आंसर. ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन. ठीक है ना, कोई डाउट? देख लेते हैं ये क्या है. शॉर्ट डाइपोल अगर ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, एट ओरिजिन आपने अपना डाइपोल P रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P on the x axis is E1. Okay, electric field is rotated about a point. Okay,
rotated 90 degrees. So this is your next position. उसके लिए electric field at the same point. Okay. If you have question is, if you have an electric dipole like this, so इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम अलोंग दी डाइपोल होता है और इधर पे आपका इक्वेटोरियल पे ये एक्सियल पॉइंट है और ये ई इक्वेटोरियल पॉइंट है. सो इस डायरेक्शन पे होता है. एंड ऑल्सो यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल is, I think it is twice of electric field at equatorial. ठीक है. तो अगर आपका डाइपोल ऐसा है तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन पे. फिर जब आपने रोटेट करा, आपने जब इसको 90 डिग्रीज रोटेट कर दिया है तो आपका इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन. ठीक है. तो ये आपका E2 हो गया और ये आपका E1 हो गया. अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है. क्या क्या है? E2 is less than E1. E2 is minus of twice of E1. ये आपके लिए एक्सियल वाला है, ये आपके लिए इक्वेटोरियल वाला है. तो ऑफ कोर्स E2 will be twice of E1, राइट. तो ये दोनों ट्रू है, राइट. एंड दोनों 90 डिग्रीज है तो E2 डॉट E1 will be 0 because the cos of 90 is 0. ठीक है. तो ये दोनों ट्रू है. Cool. Now moving on. Next question. This. Okay. In this you have to divide यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक. तो फर्स्ट पार्ट इसके लिए at a point O which is at a distance of r, ये इन्फिनाइट है तो ये लैम्डा है. तो इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी along this direction and along this direction which will be lambda by 2 pi epsilon naught, sorry, lambda by 4 pi epsilon naught r. and इस डायरेक्शन पे भी lambda by 4 pi epsilon naught r. फिर ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है. सो 2 पार्ट के लिए जो इस आर्क पे है वो 90 डिग्रीज पे है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर लाइक दिस. तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 2 lambda by 4 pi epsilon naught r sin pi by 4, तो which is lambda by 2 root 2 pi epsilon naught r. Third is your this part जिसके लिए आपको यहाँ पे निकालना है. So this is r. So इसके लिए again electric field would be along this direction, same values would be this and this. So at any point O, the electric field due to 1 would be in this direction and in this direction, and electric field due to 2 will be along this direction, making an angle 45 degrees with the x-axis, and electric field due to 3 will be along this direction and along this direction. So these magnitudes are equal, so these will cancel out each other. आपको बचेगा सिर्फ यही वाला part which is this value. So answer is this. ठीक है.
pretty easy. Okay, ये वाला क्वेश्चन देख लो. ये वाले क्वेश्चन में कहा हुआ है कि tiny spherical dot holding a charge uniform electric field. So इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दी हुई है 81 पाई बाई 7 10 रेज टू पावर 5 आई सपोज मीटर इनवर्स. आपको दी हुई है टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है कितनी 2 into 10 रेज टू पावर माइनस पता नहीं क्या है ये क्लियर नहीं है तो मैं आई एम अज्यूमिंग कि 3 है जी. अज्यूम करने को कहा है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर विस्कोसिटी 1.8 into 10 raised to power -5 है न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी आपको बोला हुआ है कि 9000 kg मीटर क्यूब. ठीक है, आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ दो केस है. केस 1 पहले ओके ड्रॉप है. ड्रॉप की वेट होगी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी. इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई क्यू. तो जब ये बैलेंस्ड है इक्विलिब्रियम के पे कहा हुआ है ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज बैलेंस्ड इन द एयर विथ वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो in this case eq is equals to rho into 4/3 pi r cube g. And next is field is switched off, drop is observed to have a terminal velocity. जब field को switch off कर दिया गया है तब terminal velocity ये देखी गई है. तो वेट तो तब भी लग रहा होगा. टर्मिनल वेलोसिटी लग रही है, मुझे विस्कोसिटी दी हुई है तो विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा 6 पाई eta आर वी. तो ये दोनों बैलेंस कर रहा होगा तो 6 पाई eta आर वी विल बी रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब जी. सॉरी ये भी आर आर है तो ये आर आर कैंसिल. तो आपको यहाँ से आपको v पता है, आपको ईटा पता है, आपको रो पता है, आपको g पता है. तो आपको यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, यू विल गेट दी r की वैल्यू. उस r की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. आपको रो की वैल्यू पता है, आपको g की वैल्यू पता है, आपको e की वैल्यू पता है. तो यहाँ से जो r की वैल्यू आ रही है उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको q की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, यू विल गेट दी q की वैल्यू. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कर लेना. जिसका भी क्वेश्चन है आंसर आ जाएगा. ठीक है, ओके. ये क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, thin loop of mass and radius are at instant. The hoop is at rest. A small washer M with zero initial velocity slides from the upper point of the hoop along the smooth groove. Then inner surface of the hoop determines the velocity u of the center of the hoop at the moment when the washer is at a certain point. A of the hoop is a radius vector on फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देना. ओके यार देखो इसमें क्या है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा प्लस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा. ठीक है, ये दोनों कुछ लगाना होगा. तो पहले तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे इनिशियल एंड आफ्टर. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो इसका देखो ये आप अगर आपका बॉडी ऑफ इंटरेस्ट है और ये आपका अगर फ्रेम है तो वी हैव अ मूविंग फ्रेम. ठीक है, वी हैव अ मूविंग फ्रेम. नाउ मूविंग फ्रेम है तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलवेज व्हेनेवर इज देयर इज अ मूविंग फ्रेम देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. हमेशा there is a concept of relative velocity. Now assume that the velocity of the hoop is vh. ठीक है, velocity of ball is vb. So at this instant velocity of ball with respect to hoop is vb minus vh. ठीक है, so
All right, these are vector quantities. And assuming the velocity of the hoop is in this direction and velocity of the ball is of course tangentially in this direction. So velocity of the ball will become velocity of plus velocity of h. Now this becomes, अगर आप simple terms में जस्ट इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी को मैं नॉर्मल v ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर इसको मैं नॉर्मल v ले रहा हूँ. तो आप इसको अगर हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व अगर कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या देगा हम लोगों को, मास ऑफ द बॉल multiplied by the velocity of the ball, which will be v. तो ये अगर v इस डायरेक्शन पे है तो ये एंगल, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया, तो v cos थीटा. हाँ, तो v cos theta minus vh. This is the relative velocity will be equal to mass of the hoop and mass of the capital M, sorry. Mass of the hoop multiplied by capital M multiplied by the velocity of the hoop. Yeah. ठीक है. एंड फिर अगर इफ वी राइट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, conservation of energy will be, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम करें कि स्टार्ट से अगर करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है इसका, रेस्ट है ना, तो 0 हो गया, बॉल का देख रहे हैं, और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना था mg, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है हुप का, 2r दिया हुआ है, प्लस तो 2r. अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल को अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो ये इसका पोटेंशियल एनर्जी है और ये इसका काइनेटिक एनर्जी है, विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ m, हाफ टाइम्स ऑफ m. इसकी अब वेलोसिटी कितनी आ रही है, दिस इज अलोंग द x डायरेक्शन, तो v cos थीटा माइनस vh स्क्वायर प्लस हाफ m v साइन थीटा का स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v h का स्क्वायर. All right, let me check again. आपको यहाँ पे निकालना क्या क्या है, वेलोसिटी vh निकालना है, vh निकालना है. आपके पास वेरिएबल कितने कितने, वेरिएबल आपका v है और vh है ना, और कोई तो वेरिएबल है नहीं यहाँ पे, कोई वेरिएबल है क्या, अच्छा cos फाई, यहाँ पे फाई है, ठीक है, तो ये सारा फाई है, ये फाई है. वेरिएबल क्या है, मास m दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है,
फाई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। हाँ, तो यही दो वेरिएबल है आपके पास, दो इक्वेशन है 1 और 2। तो सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन एंड दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन, ठीक है। तो आप इफ यू व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन you will get the solve for VH। यहाँ से V को निकालो, यहाँ से V को निकालो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो जहाँ पे भी V है, और फिर you will get the VH की वैल्यू, velocity of the hoop, ठीक है। Any doubts in this? कोई है? बैठा भी है कोई क्लास में? दो ही लोग हैं, अच्छा सब चलेगा। So this is the, you will get the answer through this, okay। और कोई क्वेश्चन बचा? 1 2 3 4 ये भी हो गया तो ये एक बचा हुआ, राइट? हाँ, ओके। लेट्स हैव अ फ्रेश लुक टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। Okay, it says the light is coming from a discharge tube filled with hydrogen, falls on a cathode. Discharge tube filled with hydrogen falls on a photoelectric cell. The work function of the surface of the cathode is 4 electron volt. Which one of the following, the anode voltage with respect to the cathode, will likely to make the photocurrent zero? Okay, so these are the stopping potential values. 4 electron volts, electron voltage. Basically in this question I have to find out the energy of the light coming from this discharge tube, so let's assume it is from 400 to 700 nanometers. So energy will be in the ranges of 1240 divided by 400 will be somewhere around 3.1 electron volt, and 1240 divided by 700 will be around approximately इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको नहीं देने वाला है, ठीक है, ये दोनों आपको नहीं देगा तो आप ये भी नहीं ले सकते। आपको सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने पोटेंशियल। let's say एनर्जीज की वैल्यू अगर हम लोग ऐसे लेते हैं 13.6 eV और फिर 13.6 by 1 minus 1 by 4, so multiply it with 3 by 4, multiply it with 1 minus 1 by 9, 8 by 9, 13.6, 1 minus 8 by 9 and 16, minus 16 will be 13.6, 15 by 16, right? So these values would be around approximately 9 तक आएगा, 9 50. All right.
राइट, ये क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं बाद में, बट बाकी सब तो हो गया। राइट, चल हो गया सर।